नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आपने लोन की सिचुएशन को पिछले टॉपिक्स में समझा, जिसमें कि हमने बैंक की लोन एक्टिविटीज के बारे में जाना और सलीम और स्वप्ना का जो लोन से रिलेटेड कंडीशंस थी उनको हमने समझा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब हम लोन की रेफरेंस में कुछ एक टर्म्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात है यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? टर्म्स मींस कंडीशंस, टर्म्स मींस शर्तें। किन शर्तों पे आपको क्रेडिट मिलता है? इज इट क्लियर? किन शर्तों पे आपको लोन मिल रहा है, उन शर्तों के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि लोन आपको कोई ऐसे तो नहीं दे देता ना, आप बैंक में गए हो कि मुझे जी 50,000 का जरा लोन दे दो या 1 लाख का लोन दे दो, तो बैंक कहता है ओके आप लोन ले जाओ। इज इट क्लियर? तो ऐसी क्या फॉर्मेलिटीज है जो हमें लोन लेने से पहले पूरी करनी होती है, उन सबको हम एक टर्म देते हैं जिन्हें हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। किन शर्तों पे हमें लोन मिल रहा है, राइट? एवरी लोन अग्रीमेंट स्पेसिफाइज, नंबर 1, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। द बोरोअर मस्ट पे द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, राइट? प्रिंसिपल क्या होता है? जो हम प्रीमियम अमाउंट ले रहे हैं। अगर हमने जैसे पिछले केस में 2 लाख लिया था ना, और उसके ऊपर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया था 75,000, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो प्रीमियम अमाउंट है वो है हमारा 2 लाख रुपए उस केस में, राइट? उसके ऊपर हम एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है, कैसे होता है, ये हम बाद में डील करेंगे, पहले आप इसको समझो। तो सबसे पहला टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल्स। अब ये कोलेट्रल्स एक और वर्ड आया है। कोलेट्रल्स क्या होता है? कोलेट्रल मींस सिक्योरिटी। आप जो लोन ले रहे हो, बैंक वाले आपकी पूरी इंक्वायरी करते हैं कि आपके पास क्या आप एक सैलरीड पर्सन हो, आप एम्प्लॉयड हो। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसके बदले में, मतलब जिसके बदले में हम आपको लोन दे सकते हैं। मतलब कि अगर आप रीपे नहीं कर पाए लोन, तो हम उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा आपसे निकाल लेंगे। उन्हें कहते हैं सिक्योरिटीज या फिर कोलेट्रल्स, राइट? Collateral against the loans. Collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, डिपॉजिट्स विद द बैंक। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जो आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, आपकी जमीन है, आपकी गाड़ी है, आपका घर है, आपका बिजनेस है, आपके बैंक में रखी हुई सेविंग्स है, ये सारा जो है हमारे लिए कोलेटरल्स का काम करती हैं। ये हमारी सिक्योरिटी होती है जो हम बैंक के पास रख के इसके अवज में हमें लोन मिल सकता है। देन if the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the assets of the collateral, and interest rate, collateral and documentation required and the mode of repayment together comprises what is known as terms of credit। और ये जाहिर सी बात है कि भाई अगर लेंडर अपना पैसा टाइम पर नहीं दे पाया, तो जो अगर बोरोअर अपना पैसा टाइम पर नहीं दे पाया, तो लेंडर के पास जो बोरोअर की एसेट्स पड़े हुए हैं उनको बेचकर वो अपना पैसा निकाल सकता है। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपके कोलेट्रल्स, आप किस तरीके से पैसे वापस करोगे, आपका जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, एंड इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट में वो पैसे आप वापस करोगे, ये सारे डिस्कशंस, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इन सबको हम इकट्ठे कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्लियर है आपको? टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? किन शर्तों पे बैंक आपको पैसा देगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो भी इसमें पेपर वर्क रहता है वो सारा आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखिए, टर्म्स ऑफ क्रेडिट को हम बेटर तरीके से समझेंगे एक केस स्टडी के थ्रू। केस स्टडी में मेघा इज अ गर्ल हियर जिसने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, और वो एनुअल, उसने एक घर परचेज करना है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का डिसाइड किया गया है लोन पे, और लोन वो 10 साल के टाइम में वापस करेगी मंथली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे। मतलब 10 साल तक उसे हर महीने जो है एक डिसाइडेड अमाउंट मंथली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे बैंक को देना होगा। मेगा हैड टू सबमिट, अब कोलेट्रल्स के फॉर्म में क्या दे रही है? मेगा हैड टू सबमिट द बैंक टू द बैंक
documents showing her employment records and salary before the bank agreed to give her the loan. The bank retained as collateral the papers of money house, new house, which will be returned to Megha only when she repays the entire loan with interest. So यहाँ पे आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या है हम उसको टिक करेंगे. आपका अमाउंट कितना है 5 लाख रुपीस. आप किस पर्पस के लिए ले रहे हैं हाउस लेने के लिए. ओके ये मेघा के डिसीजन है. अब जो बैंक के डिसीजन है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 10 ईयर्स के लिए इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पे. मेघा ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो बैंक को एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, दैट मीन्स आपकी सैलरी स्लिप ली जाएगी जो जस्टिफाई करती है कि आप इतनी सैलरी आपको पर मंथ मिल रही है. देन बैंक salary before the bank agreed to give her the loan. Then bank retained as a collateral paper of new house. और ये न्यू हाउस के जो पेपर्स हैं वो उसको मेघा को. तो मेघा ने 5 साल के लिए लोन लिया है, 5 लाख रुपए लोन लिया है, अपना घर लेने के लिए लोन लिया है. एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% तय हुआ है. 10 साल के लिए इंस्टॉलमेंट बनेगी, मंथली बेसिस पे वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेगी. और उसके बाद बैंक ने कोलेट्रल्स के तौर पे उसकी सैलरी स्लिप ली है और सिक्योरिटी के तौर पे बैंक ने मेघा के नए घर के पेपर्स रख लिए हैं, जो पेपर्स मेघा को वापस मिलेंगे जब वो अपना पूरा लोन जो है इंटरेस्ट के साथ वापस कर लेगी. तो इन सारे डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर को, इन सारी कंडीशंस को, इन सारी शर्तों को हम एक ही टर्म का नाम देते हैं जिसे कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट. और इन शर्तों पे बैंक जो है हमें लोन देता है. ये देखिए लोन अमाउंट 5 लाख, ड्यूरेशन ऑफ लोन 10 ईयर्स, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड सैलरी स्लिप, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, मोड ऑफ रीपेमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट, एंड कोलेट्रल्स क्या रखे हैं न्यू घर के पेपर्स और एम्प्लॉयमेंट की सैलरी स्लिप. इज इट क्लियर? तो ये है आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट का टॉपिक. क्लियर? टर्म्स ऑफ क्रेडिट, लोन एक्टिविटीज एंड देन टर्म्स ऑफ क्रेडिट. अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है कि वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट. अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग तरीके से कैसे लोन या पैसा अपने लिए अरेंज करवा सकते हैं. राइट? इससे आपका नेक्स्ट टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो इसको जरा हम ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं अपने लिए पैसे की अवेलेबिलिटी करवाते हैं. कौन से सोर्सेज हैं आपके, आप जहां से पैसा अपने लिए अवेलेबल करवा सकते हैं. अलग अलग केस स्टडीज दी हुई है. रोहित एंड रंजन हैड फिनिश्ड रीडिंग. ओके ये नहीं, यहां से देखेंगे हम. वी हेड डायरेक्टली फॉर द फील्ड्स. ओके यहाँ देखिए श्यामल ने लोन लिया है. Every season he need loan for the cultivation of 1.5 acres of land, and till few years back he would borrow money from a village money lender, एक source, at a rate of interest of 60% per annum. money lender से ले रहा है 60% per annum पे rate of interest पे ले रहा है. बाद में agriculture trader village at the beginning of the cropping, the season trader supplies farm and beside. okay, सो मनी लेंडर से यहाँ पे 60% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है श्यामल को लोन मिल रहा है. नेक्स्ट देखते हैं अरुण हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबर. एक फार्म लेबर का काम सुपरवाइज करता है. अरुण हैज 7 एकर्स ऑफ लैंड. इनके पास अपनी 7 एकर्स ऑफ लैंड पड़ी हुई है और ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर जिसको बैंक से लोन जो है कल्टीवेशन के लिए मिलता है और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5%. तो ये बैंक से लोन लेते हैं 8.5% पे. श्यामल जो लोन लेता है 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेता है और ये मनी लेंडर से लोन लेता है. रमा इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड. शी वर्क्स एन एग्रीकल्चरल लेबर. There are several months in the year when Rama has no work. The need of credit to meet the daily expenses on sudden illness, functions, family
are also met through the loans. Rama has to depend on her employer. तो रमा जो है वो अपने एक एम्प्लॉयर जिनके पास वो एज अ डोमेस्टिक हेल्प काम करते हैं, जिनके घर पे रमा काम करती है, उनसे वो अपने हर दिन के खर्चों के लिए भी लोन लेती है। क्लियर? 3 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस हमने देखी, क्रेडिट के सोर्सेज हमने देखे। श्यामल मनी लेंडर से एट द रेट ऑफ 60% पर एनम, देन अरुण जो बैंक से लेता है ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8.5% पर एनम। कंपैरिजन करके देखो 60% पर एनम और 8.5% पर एनम। क्लियर? लेकिन ये बैंक से ले रहा है, ये पर्सनल बेसिस पे मनी लेंडर से ले रहा है। रमा जो है वो एक डोमेस्टिक हेल्प है, किसी के घर में काम करती है हर दिन के बेसिस पे, तो जो भी उसकी जरूरत होती है वो उस हिसाब से बार बार अपने एम्प्लॉयर से जो है पैसे मांगती रहती है। नेक्स्ट है आपका लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव सेक्टर। लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है? ये आपका फॉर्मल सोर्स है, फॉर्मल और इनफॉर्मल हम बाद में करेंगे। लोन्स फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब है, आप देखिए कोऑपरेटिव्स किस तरीके से काम करते हैं। जैसे आपका अमूल जो है बहुत बड़ी आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स और आइसक्रीम एंड चॉकलेट से रिलेटेड जो आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी एक कोऑपरेटिव के थ्रू ही चली थी। कोऑपरेटिव्स किस तरीके से काम करते हैं? जब कुछ लोग एक ही तरह के बिजनेस में होते हैं, तो वो लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने आप को एक ग्रुप में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब वो ग्रुप क्या करेगा कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है, जैसे सपोज करो उस ग्रुप के 11 मेंबर्स हैं, तो वो 11 मेंबर्स अपने थोड़े थोड़े पैसे जो है बैंक में जमा कर देंगे, अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, मतलब अपने जो उनके फंड्स हैं, रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनको पूल करते हैं, वो बैंक में जमा कर दिया। अब जो उस कोऑपरेटिव सेक्टर के जो जो मेंबर्स हैं, उनमें से ऐसा तो नहीं होगा कि 10 के 10 मेंबर्स को इकट्ठा पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो उनमें से जैसे 10 में से सपोज करो 2 लोगों को पैसों की जरूरत पड़ी, तो वो जो पैसा सारे मेंबर्स का बैंक में जमा है, उसमें से कुछ पैसे जो है एज अ लोन उन दोनों लोगों को दे दिया जाएगा, और उस लोन पे जो है उनको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो जैसे आपके बैंक्स फंक्शन करते हैं, उसी तरीके से आपके कोऑपरेटिव्स भी फंक्शन करते हैं। कोऑपरेटिव्स जो अब लोन दिया है, उस पे जो वो 2 लोग हैं, जब वो अपना लोन वापस करेंगे तो उस पे वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करेंगे। अब कोऑपरेटिव सेक्टर्स का जो ग्रुप था, उसका वो लोन वाला पैसा भी वापस आ गया, लेकिन जो इंटरेस्ट आया है वो कोऑपरेटिव के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया। सेम फंक्शन है जैसे बैंक फंक्शन करते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो कोऑपरेटिव्स के थ्रू भी अपने लिए क्रेडिट अरेंज करवाते हैं। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जो लोग यूज करते हैं अपने लिए क्रेडिट की अरेंजमेंट करवाने के लिए। आई होप यहां तक क्लियर हो गया है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। सबसे पहले इसको समझो। पीछे हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग सोर्सेज से लोग अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कुछ लोग हैं जो बैंक्स के पास जाते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने पर्सनल बेसिस पे, पर्सनल रिलेशन से, अपने रिलेटिव से लेते हैं, कुछ लोग हैं जो मार्केट में मनी लेंडर्स होते हैं उनके पास जाते हैं। तो फर्क क्या है इन दोनों सोर्सेज में? जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जो रेगुलेटेड होते हैं, उन्हें फॉर्मल सोर्सेज कहा जाता है। जैसे आपके बैंक्स है, आपके कोऑपरेटिव्स है, वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन होते हैं, क्रेडिट होते हैं। और अगर आप किसी से पर्सनल बेसिस पे ले रहे हो, किसी फ्रेंड से ले रहे हो, रिलेटिव से ले रहे हो, मनी लेंडर से ले रहे हो, वो आपका इनफॉर्मल सोर्सेज कहलाता है। तो आपकी इसमें 2 कैटेगरीज रहती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज, राइट? अब आप ये देखिए, द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड इनटू फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल सेक्टर के आपके 2 तरह के लोन्स होते हैं। फॉर्मल में जो आपका फॉर्मल सेक्टर है, उसमें आपके बैंक्स आते हैं और कोऑपरेटिव्स आते हैं। इनफॉर्मल लेंडर्स जो हैं वो आपके मनी लेंडर्स है, ट्रेडर्स है, एम्प्लॉयर्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, ये सारे जो हैं आपके इनफॉर्मल सोर्सेज कहलाते हैं, जो आपने अपने पर्सनल बेसिस पे अपने लिए पैसे जनरेट करवाए हैं। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर और इट इज कमिंग फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर? ये हमने जानना है कि बेटर कहाँ से है लोन लेना, और एक्चुअली में लोग कहाँ से लेते हैं, और अगर लेते हैं वहां से तो क्यों लेते हैं, ऐसा क्या कारण रहता है। क्लियर? ये आप समझने की कोशिश करेंगे। हम पहले फॉर्मल सेक्टर के बारे में देखते हैं।
फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, देखिए पाई डायग्राम दिया हुआ है, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, गिव रीजन की फॉर्म में कि ऐसा क्यों होता है, आपकी सोच में ऐसा क्यों होता है। तो आप देखिए फॉर्मल सेक्टर का सोर्स ऑफ क्रेडिट है रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, गाँव में जो है लोग वो किस तरीके से लोन जनरेट करवाते हैं। मनी लेंडर्स के पास जाएंगे 30%, सबसे ज्यादा लोग मनी लेंडर्स से लोन लेते हैं, ये गांव रूरल एरियाज की बात की जा रही है। उसके बाद आप देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज से 27% लोग जो हैं वहां से लोन लेते हैं, 25% कमर्शियल बैंक्स से लिया जा रहा है, और फिर छोटे मोटे लोन्स, छोटी मोटी परसेंटेजेस है जैसे रिलेटिव से ले रहे हैं, अदर सोर्सेज होते हैं, ट्रेडर्स से लिया जा रहा है 3%, और लैंडलॉर्ड जिनके यहाँ आप काम करते हैं उनसे लोन लिया जा रहा है। तो अब ये देखिए कि ये परसेंटेज जो है सबसे ज्यादा है, और मनी लेंडर्स आपके इनफॉर्मल सोर्सेज में आते हैं। तो ऐसा क्या है कि लोग जो हैं इनफॉर्मल सोर्सेज की तरफ ज्यादा जाते हैं बजाय कि फॉर्मल सोर्सेज के, राइट। उसके बाद आप देखिएगा कि हाउ लोन एक्टिविटीज ऑफ फॉर्मल सेक्टर इज रेगुलेटेड, कैसे चलाई जाती है, कौन रेगुलेट करता है इनको, ये हम जानेंगे। कि आपका जो फॉर्मल सेक्टर की लोन एक्टिविटीज है वो आती है आपकी गवर्नमेंट के अंडर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है आपका, द बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स ऑफ द कंट्री, आपका जो सबसे बड़ा बैंक है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके बाकी के सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, कितने प्राइवेटाइज बैंक होंगे, कितने नेशनलाइज बैंक होने चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या बैंक रेट जो है वो साल की शुरू में ही दे दिया जाता है। उसके अलावा एक और चीज जो आपको यहाँ पर समझनी है वो ये है कि जब हमने लोन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था ना, तब हमने आपको बताया था कि भाई आप जो बैंक है वो आपके पैसे जो सेविंग्स के फॉर्म में डिपॉजिट है उसी में से लोन देते हैं। क्लियर। सो आप ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। सेकंड, for instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. RBI monitors that the banks actually maintains this cash balance. RBI sees that banks gives loan not just for the profit making business and traders but also to the small cultivators, small scale industries and small borrowers. Periodically, banks have to submit information to RBI on how much they are lending and to whom they are lending and at what rate of interest. आपका 5 नंबर या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन, दैट हाउ फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इज सुपरवाइज्ड। तो इट इज, सबसे पहले इट इज सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई कैसे सुपरवाइज करती है, पॉइंट नंबर 1, लोन की एक्टिविटीज को, फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल लोन सोर्सेज को रेगुलेट करती है। किस तरीके से रेगुलेट करती है, आप देखिएगा एक कैश बैलेंस डिपॉजिट। कैश बैलेंस डिपॉजिट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। आपने बैंक की एक्टिविटीज को किया था ना कि एक जगह पर आपका लेंडर है और एक जगह पे आपका बोरोवर है, इनके बीच में आपका बैंक आ जाता है, बैंक में हमारी सेविंग्स है। क्लियर। अब आप देखिए हमारी सेविंग्स है ना, हमने एक और फीचर्स किया था ना डिमांड डिपॉजिट, कि हम अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। हमारा मन किया आज मैंने डिपॉजिट किया, मेरा मन किया कल मैं उसको विड्रॉ कर लूं, तो मैं कर सकती हूँ, इट इज माई मनी। क्लियर। तो अब सपोज करो कि बैंक के पास 1 करोड़ की टोटल सेविंग लोगों की पड़ी हुई है, तो बैंक जो है उस 1 करोड़ के 1 करोड़ को, पूरे पैसे को लोन के तौर पे नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि बैंक को एक सिचुएशन को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि जिसका पैसा है वो लेने भी तो आ सकते हैं। तो जिसका पैसा है आप उसे डिनाई तो नहीं करोगे ना कि आज तो जी आपका पैसा लोन पे गया हुआ है, आप कल आके ले लेना। अरे मुझे आज काम है, मुझे आज ही अपना पैसा चाहिए, आपको लोन, आपको बैंक कभी भी डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वो आपका पैसा है। इसलिए 1 करोड़ में से, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग 25 लाख जो है बैंक अपने पास रिजर्व रखेगा ऐसे ही विड्रॉवल्स को मिलने के लिए, मीट करने के लिए। सपोजिंग कि अगर उनके पास कस्टमर्स 4 आ गए जिन्हें अपने पैसे की जरूरत है, तो वो 25 लाख में से उनकी जरूरतों को पूरा करेगा, और 75 लाख जो है उसने बैंक ने लोन पे दिया हुआ है। इसे कहते हैं कैश
बैलेंस, कैश रिजर्व रेशो, और ये रेशो जो है आरबीआई डिसाइड करता है। कभी कभी ये बढ़ भी जाती है, कभी ये कम भी हो जाती है। अगर लिबरल होना चाहे आरबीआई बैंक्स की तरफ तो इस रिजर्व रेशो को कम कर दिया जाता है, और अगर स्ट्रिक्ट होना चाहे आरबीआई बैंक्स की तरफ तो इस रेशो को बढ़ा दिया जाता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बैंक्स जो हैं लोन एक्टिविटीज भी चलाते हैं, और अगर बाय चांस कोई अपना पैसा लेने आ जाए तो उनकी डिमांड को भी पूरा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीआई ये भी इंश्योर करता है कि लोन्स जो हैं वो बैंक्स सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही ना दे, बल्कि उन लोगों को लोन्स दे जिनको सही मायने में उसकी ज़रूरत है। अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन दे, क्योंकि अक्सर बैंक सबसे पहले यही देखता है कि लोन रीपे करने की कैपेसिटी क्या है। तो बैंक आरबीआई ये इंश्योर करता है कि लोन जो है वो पर्पस सॉल्व करने के लिए दिया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ बैंक के अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका कि पीरियोडिकली टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे, आपने देखा ना बैंक्स के ऑडिट्स होते हैं, तो उन ऑडिट्स के थ्रू जो है आरबीआई चेक रखता है कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया था आरबीआई ने, क्या उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स एक्सटेंड किए गए हैं, या इसमें बैंक ने अपनी कोई चालाकी की है, मोनोपोली की है। इस तरीके के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं रेगुलर टाइम पीरियड पे आरबीआई को बैंक्स ने सबमिट करने होते हैं। तो ये जो बैंक्स हैं, जो फॉर्मल सेक्टर है, ये कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और गवर्नमेंट लोगों को प्रमोट करती है कि आप हमेशा लोन जो है वो फॉर्मल सेक्टर से ही लो, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होते हैं। श्यामल का केस आपको याद है, 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी लेंडर से उसने लोन लिया था, 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना तो शायद उसका प्रीमियम अमाउंट भी ना बनता। इज इट क्लियर? तो अमाउंट से कहीं ज्यादा तो पैसे आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में ही देने पड़ जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा एनकरेज करती है कि आपको जो लोन लेना चाहिए वो फॉर्मल सेक्टर से ही लेना चाहिए। अब हम इसके कॉन्ट्ररी बात करते हैं इनफॉर्मल सोर्स की। इनफॉर्मल सोर्स, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी, they can lend at whatever rate of interest, there is no one to stop them. The informal lenders charge as much as higher the rate of interest on the loan. Higher the cost to the borrowing means larger part of earning of the borrowers goes in repaying, hence borrower is left with less income for themselves. Certain cases high interest rate of borrowing can mean that amount repaid is greater than the income of the borrower, and it leads to debt trap. Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of high cost of borrowing. अब इनफॉर्मल सोर्सेस के बारे में जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, 5 नंबर के क्वेश्चन में ये भी आता है, हाउ द इनफॉर्मल सोर्सेज वर्क्स। इनफॉर्मल सोर्सेज का काम करने का कोई तरीका नहीं है, ना ही इनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करेगी? जब गवर्नमेंट ने फॉर्मल सोर्सेज दिए हैं लोगों को, तो लोग अपनी मर्जी से जाते हैं ना इनफॉर्मल सोर्सेज में। गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा था कि श्यामल आप मनी लेंडर से पैसे ले लो 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मनी लेंडर देने वाला था, श्यामल लेने वाला था, और उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस जो सेटल हुई है 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो श्यामल ने हाँ कर दी। तो सरकार से तो नहीं पूछा श्यामल ने कि वहां से ले या नहीं ले, तो फिर क्यों इंटरफेयर करेगी सरकार इनफॉर्मल सोर्सेज के कामकाज में? सेकंड, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, श्यामल का केस आप देख ही रहे हो, क्लियर? देन कंपेयर टू फॉर्मल लेंडर्स, इनफॉर्मल लेंडर्स चेंज द चार्ज द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहाँ 8% और कहाँ 60%। देन हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जब आप एक हायर रेट पे कर रहे हो तो उसको वापस देते हुए भी तो आपकी सारी इनकम चली जाएगी ना। तो आपको इनफॉर्मल सोर्सेज में आप पैसा वापस करते करते ही थक जाते हो, और लोग अक्सर जो है अपने आप को एक डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ पाते हैं। एक इंसान से लोन लिया, अपने रिलेटिव से लोन लिया,
और दूसरे किसी से लेकर रिलेटिव का लोन वापस कर दिया, अब दूसरे किसी के लिए तीसरे किसी से लोन लेंगे। तो इस तरीके से इंसान जो है अक्सर डेब्ट ट्रैप में पड़ा रहता है। और कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि आप जो काम करने की सोच रहे हो, अपना बिजनेस ओपन करने की सोच रहे हो, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के डर से बैंक से लोन ना लेने की वजह से आप उस काम को करना ही छोड़ देते हो। तो ये है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज के बीच का एक कंपैरिजन। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका परसेंटेज ऑफ लोन्स एक्सटेंडेड फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। अब हमें क्वेश्चन, जब हमने ये सिचुएशन देख ली कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या करता है, फॉर्मल सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट ने तो फॉर्मल सेक्टर बनाया है लोन के लिए, लेकिन फॉर्मल सेक्टर की सच्चाई क्या है, तो क्या कारण है कि आपने जो पाई डायग्राम देखा था ना, 30% लोन जो है वो मनी लेंडर से ले रहे हैं रूरल एरिया में, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि लोग जो है फॉर्मल सेक्टर छोड़ के इनफॉर्मल सेक्टर के पास लोन लेने के लिए ज्यादा जाते हैं। आप देखिए परसेंटेज ऑफ लोन एक्सटेंडेड फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर, ब्लू वाला जो है आपका, ये वाला, ये आपका फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर शो कर रहा है, और जो पर्पल वाला है वो आपका फॉर्मल सेक्टर को शो कर रहा है। आप देखिएगा 2003 का डेटा है, हो सकता है आपकी बुक में इससे आगे की मतलब लेटेस्ट पब्लिकेशन का डेटा हो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको आंसर कीजिएगा आपके पेपर में। क्लियर? यहाँ पे देखिए फर्स्ट पुअर हाउस होल्ड, मतलब जो गरीब लोग हैं, उनको 85% लोन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, और सिर्फ 15% लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर के पास जाते हैं। हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, जिनके पास थोड़े बहुत प्रॉपर्टी है, उसमें से आप देखिएगा 53% जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज के पास जाते हैं, और 47% जो है वो फॉर्मल सोर्सेज के पास जाते हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड, जो अच्छे लोग हैं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, 72% फॉर्मल सोर्सेज के पास जाते हैं, सिर्फ 28% इनफॉर्मल सोर्सेज के पास जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रेंड कैसे चेंज हो गया है कि इन लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, तो फॉर्मल सेक्टर के पास ये लोन लेने आते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनकी रीपेमेंट कैपेसिटी, कोलेट्रल जैसी, सिक्योरिटी जैसी कई प्रॉब्लम्स इनके सामने रख दी जाती है। फॉर्मल सेक्टर वहां पे लोन ज्यादा दे रहा है जहां पे पेइंग कैपेसिटी अच्छी है। और अगर हम रिच हाउस होल्ड्स की बात करें तो 90% लोगों को फॉर्मल सेक्टर लोन देता है, सिर्फ 10% लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। तो आप समझ में आ रहा है कि लोग इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाने के लिए मजबूर हैं, अपनी मर्जी से कोई 8% के बदले 60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देके कोई राजी नहीं है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर लोन ही उनको देता है जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है। इसलिए लोग जो है इनफॉर्मल सोर्सेज के पास ज्यादा लोन लेने के लिए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ग्राफ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फर्स्ट, फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट of needs of the rural sector. Remaining credit needs are met by the informal sector. The most loans from informal lenders carry very high rate of interest and do little to increase the income of the borrowers. It is necessary that banks and cooperative sector जो है, cooperatives जो है वो अपनी lending activities को increase करें, ज्यादा से ज्यादा लोन दे और उन लोगों को लोन दे जिनको लोन की actual जरूरत है। While formal sector loans need to expand, it also necessary that everyone receives these loan. के formal sector के loan activities को बढ़ाना तो जरूरी है, लेकिन ये ensure भी करना जरूरी है कि हर इंसान को लोन मिलना चाहिए जिसको जरूरत है, उसको लोन नहीं देना जिसकी ऑलरेडी पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। At present, it is richer household who receive the formal credit, whereas poor have to depend on the informal sources. It is important that formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans. अब 60% या फिर इससे ज्यादा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इनफॉर्मल सेक्टर नहीं चार्ज करता। इज इट क्लियर? तो ये आपके सजेशंस हैं कि किस तरीके से हम इन फॉर्मल सेक्टर को या लोन एक्टिविटीज को बेटर बना सकते हैं। इज इट क्लियर? दीज आर सजेशंस, 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स में क्या आता है? स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज गेटिंग लोन। ओके,
कि इसमें रीजंस भी आप इनको कह सकते हैं कि व्हाई पीपल गिव रीजंस कि व्हाई पीपल गो टू द इनफॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज के पास इतना ज्यादा लोन लेने के लिए लोग क्यों जाते हैं? क्लियर? इसलिए जाते हैं क्योंकि पुअर हाउस होल्ड स्टिल डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज of credit. Why? Because banks are not present everywhere in the rural area. बैंक्स हर जगह पे नहीं है। गांव में, दूर दराज एरिया में आप देखो बैंकिंग फैसिलिटीज आज भी नहीं मिलती है लोगों को, इसलिए मजबूरी में उनको इनफॉर्मल सोर्सेज के पास जाना पड़ता है। गेटिंग द लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। कोलेट्रल्स के बारे में पढ़ा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ा, कितना डॉक्यूमेंटेशन है जो बैंक करता है लोन देने से पहले। तो इतने टीडियस टास्क से गुजरने से अच्छा लोग सोचते हैं कि अपने रिलेटिव से या मनी लेंडर जो बिना कोलेट्रल के भी आपको लोन देने को तैयार है उससे लोन ले लेते हैं। इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ से पूरी करेंगे? तो लोन लेना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट वर्क हो गया है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम इनफॉर्मल सोर्सेज से ही ले लें। जैसे मेगा, अभी आप देखिए, एज वी सॉ फॉर मेगा बैंक लोन रिक्वायर्ड पेपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल्स। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग द लोन। अब कुछ जिनके पास कोलेट्रल्स हैं वो तो बैंक के पास फिर भी चले जाएंगे, लेकिन जिनके पास कोलेट्रल्स है ही नहीं उनको तो लोन मिलेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली उनके पास क्या सोर्स रह जाता है? वो तो फिर इनफॉर्मल सोर्सेज के पास ही जाएंगे, चाहे वो वहां पे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनको पता भी है कि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कहीं ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन चॉइस नहीं है ना, तो क्या करेंगे? इनफॉर्मल सोर्सेज के पास ही जाएंगे। उसके बाद आप देखिए, इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर ऑन द अदर हैंड नो द बोरोवर्स पर्सनली एंड हेंस आर ऑफन विलिंग टू गिव लोन विदाउट एनी कोलेट्रल्स। बिना किसी कोलेट्रल, क्योंकि पर्सनल बेसिस पे आप एक दूसरे को जानते हो, राइट? तो आपको बिना कोलेट्रल के इनफॉर्मल सेक्टर में लोन मिलता है। दूसरा, आपको जब बैंक को लोन वापस करना है तो मंथली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो आपके कोलेट्रल्स को जो है उसको बेच दिया जाएगा और बैंक अपने पैसे पूरे कर लेगा। लेकिन जब आप इनफॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हो, इनफॉर्मल है ना, एक दूसरे को जानते हो, आपसी रिलेशनशिप है, पर्सनल बेसिस पे जानते हो, तो हो सकता है आपको एक एक्सटेंडेड टाइम दे दे कि चलो और 6 महीने में पैसे वापस कर देना। क्लियर? तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं फॉर्मल सेक्टर की, उन प्रॉब्लम्स की वजह से लोग मजबूरी में इनफॉर्मल सोर्सेज पे चले जाते हैं। इज इट क्लियर? देन सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब आप देखिएगा लास्ट के हमारे जो 2 टॉपिक है इसमें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है और एक बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। SHGs जिन्हें कहा जाता है, ये सेम उस पैटर्न पे काम करते हैं जिस पैटर्न पे कोऑपरेटिव्स काम करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव से थोड़ा सा बड़ा ग्रुप भी ये हो सकता है, राइट? इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं अपने आप को एक ग्रुप में, एक संगठन में, एक एसोसिएशन में फॉर्म कर लेते हैं, और जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नंबर के 15 to 20 मेंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर। ये लोग जो है अपने बहुत ही छोटी सेविंग्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि SHG का मकसद है सेल्फ हेल्प जनरेट करना, अपनी मदद खुद करो। तो आपके पास 20 रुपए की सेविंग है, आपके पास 25 की सेविंग है, 50 की सेविंग है, 100 की सेविंग है, 500 की है या 1000 की है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप उस ग्रुप के नाम पर, जो 10-15 मेंबर्स उस ग्रुप के जुड़े हुए हैं, उनके नाम पे बैंक में एक अकाउंट खोल दिया जाता है और वो उसमें जो ग्रुप के मेंबर्स हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी सेविंग्स डालते रहते हैं। जब उस ग्रुप के नाम पर बैंक में एक अच्छी खासी सेविंग बन जाती है तो उस ग्रुप को बैंक भी उन सेविंग्स को कोलेट्रल रखते हुए आगे लोन एडवांस करता है। तो अब क्या है, जब सेविंग्स बन रही है, जैसे सेविंग्स हो गई, सपोज करो कि 25,000 की सेविंग हो गई, और क्योंकि ग्रुप से जो जुड़े हुए लोग हैं वो मेनली बहुत गरीब होते हैं, 20-25 सेविंग अगर रुपीस दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो इन लोगों को जब कोई इमरजेंसी होगी, लोन की जरूरत है, तो ये SHG के उस ग्रुप के जो वो डिपॉजिट इकट्ठा हुआ है उसमें से उनको लोन दिया जाता है। अब अगर
25,000 में से सपोज करो 5,000 की जरूरत पड़ी, 5,000 पे एक बहुत ही नॉमिनल रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और जब वो आदमी जिसने लोन लिया है वो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करेगा। तो एसएचजी की अपनी सेविंग्स भी बढ़ती जा रही है और एसएचजी के जो ग्रुप मेंबर्स है उनका काम भी चलता जा रहा है। फाइनली जब उनकी सेविंग्स बड़ी हो जाती है तो बैंक उस सेविंग के नाम पर एसएचजी ग्रुप को आगे लोन देता है। जो लोन एक्टिविटीज, जो मतलब लोन जो है वो अपने एसएचजी ग्रुप को आगे अपना कोई कारोबार, छोटा मोटा कोई काम शुरू करने के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से एसएचजी जो ग्रुप्स हैं वो काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं कि किस तरीके से वो लोग अपने जो है खुद के काम शुरू कर सके ताकि अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। एसएचजी के मेंबर्स जो है वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनकी इंटरनल हायरार्की होती है, उसमें एक लीडर होता है जैसे प्रेसिडेंट है, फिर एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक जॉइंट सेक्रेटरी होता है, एक ट्रेजरर होता है। और ये लोग जो मेंबर्स हैं, जो लीडर्स बन के आए हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जिस आदमी ने एसएचजी से लोन लिया है वो लोन टाइमली रीपे भी करे। और जब उनको बैंक्स लोन देना शुरू करता है तो भी वो इंश्योर करते हैं कि बैंक से लिया हुआ लोन जो है उसको भी टाइमली वापस कर सके। ऐसे ही एसएचजी, आप देखिए यहाँ पे अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं लोगों की, ये एसएचजी की मदद से अपना इसने काम शुरू किया है। लेडीज है यहाँ पर जो मिल रही है गांव में, डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से एसएचजी काम करेगा या सेविंग्स किस तरीके से करनी है। और आप देखिए बांग्लादेश का यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के, इन्होंने 1970s में आप देखिएगा स्मॉल प्रोजेक्ट ग्रामीण बैंक नाउ हैज 6 मिलियन बोरोअर्स इन अबाउट 40,000 विलेजेस। तो आप देखिए कि कितने लोगों को इन्होंने फायदा पहुंचाया। एक छोटी सी संस्था जो स्थापित की गई थी और आज वो 6 मिलियन बोरोअर्स को फाइनेंशियली हेल्प कर चुकी है। ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इस तरीके से खोला गया था। इज इट क्लियर? तो अब आप ये देखिए कि इनफॉर्मल और फॉर्मल सोर्सेज की जो डिफरेंसेस हैं तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं कोऑपरेटिव्स और एसएचजी जैसे ग्रुप की मदद से। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। एक क्विक रिकैपिटुलेशन ले लेते हैं। मनी एज अ मीडियम, सबसे पहले बार्टर इकोनॉमी, मनी एज अ मीडियम क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, मनी एज अ मीडियम आ गया तो हमने उसे एक्सचेंज का मीडियम क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा। क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि जो मनी है वो हमारा बहुत सारे पर्पस सॉल्व करता है। उसको हम लोन के तौर पे बैंक में रखते हैं, सॉरी सेविंग्स के तौर पे बैंक में रखते हैं तो हमें बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और बैंक अपना भी फायदा लेता है कि हमारी सेविंग्स पे खुद भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाता है लोन देके, लोगों को लोन देकर। लोन एक्टिविटीज हो गई। लोन से रिगार्डिंग हमने टर्म्स ऑफ क्रेडिट को समझा जिसमें कोलेट्रल्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कैसे पे होगा अमाउंट जो है, और इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, देन डॉक्यूमेंटेशन, इन सबको इकट्ठा हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। और उसके बाद अलग अलग स्थिति रहती है लोगों को, पैसों के साथ अलग अलग सिचुएशन बनती है, किसी के लिए पॉजिटिव बनती है, किसी के लिए नेगेटिव बनती है। और उसके बाद हम गए सोर्सेज पे। सोर्सेज में हमने देखा कि कुछ लोग जो है लोन वो गवर्नमेंट के सोर्सेज से ले रहे हैं, कुछ लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हैं, ये जानते हुए कि इनफॉर्मल सोर्सेज उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि वो इनफॉर्मल सोर्सेज के पास जाते हैं, हमने वो रीजंस देखे और फिर इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन लाई करता है अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करने के, जो कि एसएचजी ग्रुप उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। पीपीटी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप पूरी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं एक अपने क्विक रिविजन के लिए। इज इट क्लियर? और डेटा जो है कहीं कहीं वेरिएट कर सकता है, तो अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन है आपकी बुक का तो आपने आंसर अपनी बुक के डेटा के हिसाब से ही लिखने हैं अपने पेपर्स में। आई होप चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल till we meet in the next class with a new topic. Thank you so much. God bless you.